A very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. कल आपका हुआ था यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट था आपका, इजी सा पेपर था। आओ हम डिस्कस करें इस पेपर को। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चन हमें समझ नहीं आए, तो हम भी तो देखें ऐसे क्या क्वेश्चन मैंने दे दिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको बताने थे नेम एनी 4 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे हमने पढ़े थे इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते थे प्रोप्राइएटर यानी ओनर्स, मैनेजमेंट टीम, मैनेजर्स, ठीक है ना, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एम्प्लॉइज, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पब्लिक एट लार्ज। तो इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल्स थे। इन एग्जाम्पल्स में से आप कोई भी 4 नाम आपको लिखने थे। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? बेटा डिम्पल, घबराने की जरूरत नहीं है। स्कूल आके अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आओ, पापा या मम्मी के साथ, और आईडी पासवर्ड लेके जाओ ऐप का, और उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप सारी क्लासेस 1 बाय 1 देख सकते हो ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है ना? ओके सर। और अकाउंट्स के अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आ सकती है, लेकिन डीमोरलाइज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इशिका से बात करो, इस बच्ची ने भी लेट ज्वाइन किया था और आज ये प्रॉपरली अकाउंट समझ पा रही है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि अर्लियर जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, फर्स्ट चैप्टर के तो वीडियोस अभी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर इतना मैटर भी नहीं करता। फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स ऑल वीडियोस आर अवेलेबल। तो आप सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर देना। जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को सेपरेटली पढ़ा दूंगा, और या फिर अगर मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी रिकॉर्ड करा के और उनको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है? ओके सर। तो जो अर्लियर जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको मेनली कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यहां से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके बाद पढ़ाया चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, एंड देन चैप्टर नंबर 8 ये था हमारा श्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसी सीरीज में पढ़ोगे, पहले सेकंड चैप्टर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और उसके बाद एट प्रेजेंट हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है ना? तो इसी सीरीज में आपको पढ़ना है। बुक्स हम कौन सी ले रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये आप पायल या इशिका में से किसी से भी बात कर लेना, ये आपको बुक्स बता देंगे। ओके सर। और मेरे से बात करना चाहो तो आफ्टर 9 o'clock मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर सबके पास है। जिस नंबर से आज आपको टाइम टेबल मिला है ना, वो मेरा नंबर है, एंड माय नेम इज कृष्णकांत शर्मा। सेव कर सकते हो, और 9 o'clock के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको बुक्स बता दूंगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन था, घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर। घनश्याम फर्नीचर में डील करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स। यानी घनश्याम की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी? परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ ₹50,000, ये तो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बुक्स में रिकॉर्ड होगी। Yes, sir. B point सोफा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम। बोलो, ये तो ड्राइंग्स हैं, बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट था, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, घर का फर्नीचर बेचा, तो ये तो उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। यस सर। तो पॉइंट नंबर सी, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ घनश्याम। डी पॉइंट देखो, डाइनिंग टेबल ऑफ ₹30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से 30,000 की डाइनिंग टेबल अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी। ड्राइंग्स है, अगेन ड्राइंग्स हैं। Yes, sir. तो सी पॉइंट, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, व्हाट इज कैपिटल। सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या कैपिटल के बारे में?
No, sir. किसी बच्चे को ये क्वेश्चन जानना है कि व्हाट इज कैपिटल? डाउट था किसी बच्चे को? जवाब तो दो बच्चों। No, sir. कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत इजी था। रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस पेड, ये आपके क्या हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? द बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, उन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें विद इन 12 मंथ्स ही रिसीव हो जाता है। दैट इज वाई ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स are debited to trading and profit and loss account at the end of the year while preparing the final accounts. बोलो, क्लियर? Yes, sir. सर और क्या एग्जांपल दे सकते हैं? ऑडिट फीस पेड, आपके स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस हो गए, आपके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या है? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। हाँ बेटा बोलो। कमीशन नहीं आता ना इसमें? बेटा कमीशन पेड आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? कमीशन, हाँ आएगा कमीशन पेड, कमीशन पेड आएगा, कमीशन पेड आएगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. सर अगर कमीशन रिसीव्ड होगा तो वो क्या होगा? वो इनकम है, वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है। कमीशन पेड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? Yes, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 1 मार्क का क्वेश्चन था, 4 पॉइंट्स वर देयर, ईच पॉइंट, हर पॉइंट के मार्क्स से 0.25, हर पॉइंट के मार्क्स से 0.25। अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड कैपिटल। आंसर, आंसर दो, ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स, वेरी गुड। क्योंकि जो अमाउंट ओड होता है टू आउटसाइडर्स, उस अमाउंट को कैपिटल नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। बोलो, क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, इनटेंजिबल असेट्स आर नॉट वैल्यूएबल असेट्स। False. 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 Intangible assets are also valuable assets. Examples of intangible assets: goodwill, patents, copyrights, trademarks. ठीक है ना? इन सब की एक वैल्यू है बेटा। These intangible assets have value, and on the basis of these intangible assets, the organization will be able to earn higher profits. The organization will be able to earn higher profits. तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स ये क्या थे आपके? फॉल्स। सी पॉइंट देखो, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। sir. True. ट्रू, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा पेपर किया है। क्रेडिटर्स आर करंट लाइबिलिटीज। Sir, true. वेरी गुड, इट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, A commenced business on 1st of April 2020 with a capital of rupees 5 lakh. On 31st March 2021, his assets were rupees 7,80,000 and liabilities rupees 70,000. Find out his closing capital and profits earned during the year. किसको नहीं आया? मेरे को। अरे लक्की, क्या बात कर दी तुमने? किसने नहीं किया? इशिका ने नहीं किया, उसका तो समझ में आता है, उस बच्ची ने अभी तक पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा। लेकिन लक्की, तुमने तो सारी क्लासेस ली थी बेटा। बेटा अकाउंटेंसी में हमें कुछ रटना थोड़ी ना होता है कि याद नहीं आया। रटने के लिए तो मैंने कभी भी नहीं कहा आपको कि रटो। मैंने तो जब आपको फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ भी मैंने आपको केवल ये कहा था कि चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जो टॉपिक्स हैं उनके पॉइंट्स लर्न कर लो, और जो अंदर की डिटेल है वो जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली है उसके बेसिस पे अपनी सेल्फ लैंग्वेज में लिखो।
यू मस्ट राइट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। बुकिश लैंग्वेज को पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिटेल ये है क्वेश्चन की कि 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल बैलेंस था 5 लाख रुपीस, यानी ये थी हमारी ओपनिंग कैपिटल। Yes, sir. एंड ऑन 31 मार्च 2021 हमारी असेट्स हैं 7,80,000 एंड हमारी लाइबिलिटीज हैं 70,000। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021। एक तो आपको ये कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करना है आपको, और एक आपको करना है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ड्यूरिंग द ईयर। फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें कैलकुलेट करना था। यही तो था क्वेश्चन। Yes, sir. मुझे बताओ, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई थी, तब मैंने कहा था कि बेटा इन केस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इन दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द ईयर असेट्स वर रुपीज 7,80,000 और लाइबिलिटीज थी आपकी 70,000, ठीक है ना। कैपिटल गिवन नहीं थी तो कैपिटल हम ऐसे लिख देते हैं, ये इक्वेशन बन गई। नाउ बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन से दैट कैपिटल इज इक्वल टू 7,80,000 माइनस 70,000, दैट इज 7,10,000। बोलो क्लियर है। Yes, sir. Now your closing capital is 7,10,000 and the opening capital is given in the question 5 lakh. 5 lakh. तो the increase in the capital increase कब होगी? जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बेटा मान लो आपके पापा मम्मी ने आपको 100 रुपीज पे किए, आपने 100 रुपीज से मार्केट में 100 रुपीज को यूज करके आपने मार्केट से 5 पेन्स का एक सेट परचेज किया, आपने 5 पेन्स परचेज किए इन 100 रुपीज को यूज करके, ठीक है। जब आप घर आए तो घर पे आपका एक फ्रेंड आपका वेट कर रहा था, तो उसने पूछा यार कहाँ जाके आए हो, तो तुमने कहा यार मार्केट गए थे, पेन परचेज करने थे मुझे। तो उसने कहा दिखाना कौन से पेन लेके आए, तो आपने पेन दिखाए। तो फ्रेंड ने कहा ये पेन तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम मुझे दे देगा। तो तुमने कहा हाँ चलो ठीक है दे देंगे, लेकिन बात यह है आप बहुत दूर से लाए थे, वो पेन आपके एरिया में नहीं मिलते। तो कुछ आपके भाई मान लो आप साइकिल से गए थे, तो आपकी एज सच तो कोई कॉस्ट नहीं लगी, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज तो हो गई ना। ये सुन लो। Yes, sir. तो उसने पूछा फ्रेंड ने कि बताइए सेट कितने का था। तो मान लो 5 पेन्स का जो सेट था उसके ऊपर MR थी 120 रुपीज़, और शॉपकीपर ने आपको 100 रुपीज़ में दिया क्योंकि आप उसको जानते थे, वो आपका जानकार था, तो थोड़ी जान पहचान की वजह से उसने 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे दिया। नॉर्मली वो केवल 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है, यानी 110 रुपीज़ का वो पैकेट बेचता है शॉपकीपर, लेकिन आपको 100 रुपीज़ में दिया। अब आपको पता है कि अगर आपका फ्रेंड उस शॉप पे जाएगा तो उसको 110 से कम का तो वो सेट नहीं मिलने वाला। तो आपने क्या कहा फ्रेंड को कि 110 रुपीज़ का सेट है। तो फ्रेंड ने कहा चलो ठीक है दे दे मुझे बताओ पहले जब मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिए थे वो 100 रुपीज़ किस में कन्वर्ट हो गए, 110 में कन्वर्ट हो गए ना। Yes. Yes. तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 10 रुपीज़ से इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि आपने प्रॉफिट जनरेट किया 10 रुपीज़ का। यस और नो। Yes, sir. तो इसी एग्जाम्पल को यूज करके सर फ्रेंड से तो प्रॉफिट जनरेट करना अच्छी बात नहीं है। बेटा बिजनेस के अंदर कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स नहीं होते, बिजनेस की तरह से किया जाता है। बिजनेस में हम भावनाओं को, यानी बिजनेस के अंदर
भावनाएं नहीं देखी जाती। बिजनेस बिजनेस की तरह से ही किया जाता है। वहां पे रिलेटिव, फ्रेंड और एक नॉर्मल कस्टमर, सबको कस्टमर ही माना जाता है। वहां पर ये नहीं माना जाता यार मेरा फ्रेंड है तो कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूं। ठीक है, फ्रेंड या रिलेटिव से आप थोड़ा कम प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमाओगे। मुझे बताओ, अगर फ्यूचर में जाके आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो और सारे कस्टमर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से ही हो, तो क्या कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दोगे सामान? नो सर। नहीं ना। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कोई गलती नहीं है। फ्रेंड से 10 रुपीज प्रॉफिट कमाना कोई गलत नहीं है। आपने फिजिकल एक्सरसाइज भी तो की, आपने अपना हाफ एन आवर या 1 आवर आपने वेस्ट भी तो किया। वो टाइम, उस टाइम की भी तो कोई वैल्यू थी। तो इसलिए वहां पे प्रॉफिट हमने जनरेट किया फ्रेंड से, दैट इज नॉट बैड। ठीक है ना। अब यहां बात करो, आपकी ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख रुपीज, क्लोजिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली 7,10,000 रुपीज। सिंस योर क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन योर ओपनिंग कैपिटल, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, ये तो आपका हो गया फर्स्ट आंसर। जो आपकी कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी थी, कैपिटल आ गई आपकी कितनी, 7,10,000। अब प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर is equal to closing capital 7,10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। तो प्रॉफिट आएगा आपका 2,10,000। बोलो किस किस बच्चे ने क्वेश्चन ऐसे किया और ये आंसर आए? सर यही है और ऐसे ही किया। ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों से नहीं हुआ, जिन बच्चों से नहीं हुआ, अभी समझ में आया ये? यस सर। यस सर। डिम्पल कुछ समझ पा रही हो क्या बेटा? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था। ये किस किस बच्चे ने नहीं किया? सर आधा हो गया, आधा हो गया था, उसके बाद नहीं आया आगे का। आधा हो गया था। तुम तो स्कूल आओ पांडे जी, तुम तो सर मैं लेट आया सर, मैं नहीं पढ़ पाया था। अरे तो ये तुम्हारी गलती है, तुमने आके वो अपना फॉर्म नहीं भरा कॉमर्स में शिफ्टिंग का। नहीं तो ऐप इजीली तुम एक्सेस कर पाते, ऐप के थ्रू सारे वीडियोस। सबसे पहले अरे मेरी बात तो सुनो, सबसे पहले मैंने इसी सब्जेक्ट के सारे वीडियोस बैक टू बैक मैंने अपलोड करवाए हैं। सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम में सारे मैंने अकाउंट्स के वीडियोस बैठ के अपलोड करवाए हैं, प्रेशर डाल के शुभम जी के ऊपर कि सर नहीं अभी करो, हाथ की हाथ मेरे सामने ही करो आप। अब बात वो है कि तुम थोड़े आलसी हो रहे हो, तुम आना नहीं चाह रहे पापा के साथ। एक बार आके वो फॉर्म तो फिलअप कर जाओ, कम से कम वीडियोस के एक्सेस तो मिले। अब भी कर जाओ, अब तो यूनिट टेस्ट हो गया। अब ये थोड़ी ना कि आगे ये चैप्टर, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे तो ये सारे चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? जैसे ही प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होगा, स्पीडी वे में सिलेबस बढ़ेगा आगे। अभी तो थियोरेटिकल चैप्टर्स चल रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे, जैसे ही हम जर्नल चैप्टर पे आएंगे, फिर आप लोगों के ऊपर होमवर्क का लोड भी आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। तो अभी कुछ दिन का टाइम और है आप लोगों के पास, इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। जिस बच्चे ने कॉमर्स स्ट्रीम में शिफ्ट हुए हो, पहले आर्ट्स में थे या साइंस में थे, आके लेटर फिलअप करो, वो फॉर्म फिलअप करो कॉमर्स में शिफ्टिंग का। तभी आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट के, उनका एक्सेस मिलेगा। अदरवाइज आप अभी तक या तो ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंदर बैठे हो या फिर साइंस ग्रुप में बैठे हो, उन्हीं के वीडियोस दिख रहे होंगे अभी तक आपको ऐप के ऊपर। और दूसरी बात, आईडी पासवर्ड आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे, आपको स्कूल विजिट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स के साथ। तो अकेले नहीं आ सकते क्या? बेटा पापा के साथ तो आओ, स्कूल्स बच्चों के लिए नहीं खुले। सर वो बहुत जल्दी चल जाते हैं, मतलब टाइम बहुत थोड़ा ऐसे ही। बेटा अपने क्लास टीचर से बात कर लेना इस रिगार्डिंग, ठीक है ना? ओके सर।
तो 7th क्वेश्चन है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाया था, आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और यहां पे आप लिखोगे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अगेन मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब मैंने आपकी क्वेरी सेशन लिया था, मैंने कहा था आपको कि लायबिलिटीज बाद में लिखना है, क्योंकि लायबिलिटीज के फर्दर क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेशन हो सकते हैं, वहां पे डिफरेंट कॉलम्स बन सकते हैं डिफरेंट लायबिलिटीज के लिए, लेकिन कैपिटल का फर्दर हम सब डिवीजन नहीं करते। तो पहले हमेशा लिखो कैपिटल, फिर लिखो लायबिलिटीज। अब फर्स्ट पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस के पास एक तो आया कैश, कितना 1,20,000, और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1,20,000, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। बोलो समझ में आ गया? यस सर। लाइन ड्रॉ करोगे और लिखोगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनी? 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 0। सर आप वो कॉलम तो बना नहीं रहे हो पर्टिकुलर्स का। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए नहीं बना रहा, वो पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शन का आपको एक कॉलम और बनाना होता है प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम समराइज्ड फॉर्म में ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। जैसे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी, मैं लिखूंगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। इससे ज़्यादा समरी क्या होगी इस ट्रांजैक्शन की? फिर पॉइंट नंबर बी, रेंट रिसीव्ड। तो ट्रांजैक्शन कॉलम में मैं लिखूंगा रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000। ये है ट्रांजैक्शन नंबर बी। तो 10,000 रुपीज रिसीव हुए ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो 10,000 कैश में ऐड हो जाएंगे। बोलो ठीक है? यस सर। और क्योंकि आपको इनकम हुई, इनकम होने से फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ती है, 10,000 कैपिटल में ऐड कर दोगे। आपकी न्यू इक्वेशन ये हो गया आपका 1,30,000 कैश, और कैपिटल भी होगी आपकी 1,30,000 प्लस लायबिलिटीज 0। ट्रांजैक्शन नंबर सी, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000। शेयर्स क्या होते हैं सर? सिखाया था आपको, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल रेज करने के पर्पज से शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को। तो शेयर्स हमारी क्या हो गई यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स होती हैं, यहां पे आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स। केवल इन्वेस्टमेंट्स लिख दी तो भी करेक्ट है, केवल शेयर्स लिख दिए तो भी ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आपने इन्वेस्टमेंट किए शेयर्स में, मुझे बताओ कैश गया ना आपके पास से 50,000, यस सर। और इन्वेस्टमेंट्स आ गई आपके पास 50,000। न्यू इक्वेशन ये हो गया आपका 130 माइनस 50, 80,000। शेयर्स हो गए आपके 50,000 रुपीज के, और 1,30,000 इज योर कैपिटल एंड प्लस 0। अगेन डी पॉइंट यानी ट्रांजैक्शन नंबर डी, ये था आपका न्यू इक्वेशन। डी में लिखा है रिसीव्ड डिविडेंड 5,000। रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड बेटा शेयर्स के ऊपर मिलता है, कंपनी हमें रिटर्न्स देती है। बीइंग अ मेंबर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का मेंबर होने के नाते अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। तो जो आपको शेयर्स के ऊपर रिटर्न मिलते हैं, जैसे बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना, यस सर। तो फिक्स डिपॉजिट पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। मैच्योरिटी डेट पे आपको फिक्स डिपॉजिट, मान लो आपने 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई, तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर आपको 1 लाख रुपए से कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं, और जो आपको एक्सेस अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। शेयर्स के ऊपर जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं कंपनी से, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्लियर? तो डिविडेंड है हमारी इनकम। इनकम हुई तो 5,000 रुपए यानी 5,000 रुपीज तो आपको कैश रिसीव हुआ, और क्योंकि इनकम हुई तो प्रॉफिट्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े तो कैपिटल बढ़ी, 5,000 रुपीज कैपिटल में ऐड हो गया।
न्यू इक्वेशन, ये हो गया आपका 85,000, ये है आपका 50,000 इज इक्वल टू 1,35,000 प्लस 0। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट ई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो बोलो गुड्स आ जाएंगे यहाँ पर, या अगर किसी बच्चे ने स्टॉक भी लिख दिया तो वो भी इक्वली करेक्ट है, इक्वली करेक्ट है, डाउट मत रखना कुछ। और क्योंकि ये गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं तो क्रेडिटर्स आएंगे। सर रागिनी लिख दिया तो कुछ गलत है क्या? बेटा लायबिलिटीज के नीचे अगर रागिनी लिख दिया इक्वली करेक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटीज के अंडर लिखा है ना, लायबिलिटीज, अगर रागिनी लायबिलिटीज में शो हो रही है यानी रागिनी इज आर क्रेडिटर यानी सप्लायर। 35,000 के गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स के कॉलम में 35,000 ऐड करोगे और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के नीचे ऐड करोगे 35,000। नाउ न्यू इक्वेशन, 85,000 कैश, 50,000 के शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, 35,000 के स्टॉक, 1,35,000 की कैपिटल एंड 35,000 के क्रेडिटर्स। देखो यहां पर भी टोटल 170 और यहां पर भी टोटल कितना बोलो, 85 प्लस 35 कितने हो गए, 120 प्लस 50 170। क्लियर? क्या हुआ? 760 है। अरे कहाँ 160 हो गया, 85 प्लस 35। सुबह सुबह मजाक करो मेरे साथ। नो सर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर एफ। एफ में क्या लिखा है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 7,000। तो 7,000 तो कैश में से निकले, कैपिटल में से निकलेंगे ना। और क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं तो कैपिटल में से भी 7,000 माइनस होंगे। न्यू इक्वेशन, 85 माइनस 7 78,000 प्लस 50,000 इन्वेस्टमेंट प्लस 35,000 स्टॉक इज इक्वल टू 1,28,000 कैपिटल और 35,000 क्रेडिटर्स। सेकेंड लास्ट जी पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹14,000। तो बेटा गुड्स आपके गए 10,000 की कॉस्ट के, स्टॉक में से लेस कर दिया 10,000। बोलो क्लियर? यस सर। क्योंकि ये फॉर कैश सेल किए, कैश में ऐड कर दिए 14,000 और 4,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। इनकम बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़ी, कैपिटल बढ़ा, 4,000 से कैपिटल बढ़ गई। 78 प्लस 14 92,000 प्लस 50,000 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स प्लस 25,000 के गुड्स रह गए। 132 की आपकी कैपिटल हो गई और 35,000 के आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स। बोलो इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। दिख रहा है क्या बोर्ड पे? यस सर। यस सर। लास्ट है आपका ट्रांजैक्शन थी कैश पेड टू रागिनी 35,000, ये थी ट्रांजैक्शन नंबर एच। तो 35,000 कैश में से लेस कर दो और 35,000 क्रेडिटर्स में से भी लेस कर दो। सर हो गया। 92 माइनस 35, 92 माइनस 30 कर लो, 62 हो गए। 62 माइनस 5,000 यानी 57,000। 62 माइनस 5 51 कहां से हो गए, 57,000 हो गए ना। 57 ही बोल रहा था। प्लस मजाक केवल तुम ही कर सकते हो क्या, मैं नहीं कर सकता? सर करो ना कॉन्फिडेंट। 50,000 के आपकी इन्वेस्टमेंट्स, 25,000 का आपका स्टॉक, 1,32,000 की आपकी कैपिटल और ये लायबिलिटीज होगी आपकी नील। अब अपना सॉल्यूशन चेक करो, देखो यहाँ का टोटल तो 132 है, यस सर। टोटल आ रहा है 1,32,000 और यहाँ का टोटल 50-50 1 लाख 1,25 प्लस 7 1,30,000
2000। बोलो, सबका आंसर आ रहा था ये जिन्होंने किया है ये क्वेश्चन? यस सर। सर मेरे को ऐसे पूछना था, इन्वेस्टमेंट में इन शेयर्स लिखना भूल गई, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख के छोड़ दिया। तो बेटा इक्वली तो करेक्ट है, क्या? इक्वली करेक्ट, कोई नंबर नहीं कटेगा। ओके सर, बिल्कुल करेक्ट है, तो पूरा का पूरा ऐसे ही है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट है। तो बेटा पेपर अच्छा लगा आप लोगों को? पहली बात, यस सर, पहली बार किया तो थोड़ा वैसे लगा था, बस सही है। हाँ तो फर्स्ट टाइम था ना बेटा, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम आप अपीयर कर रहे हो था, अपीयर हो रहे थे एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर, तो थोड़ा डर तो रहेगा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना और ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज करोगे। नेक्स्ट मंथ आपके होपफुली मंथली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट में ये 3 चैप्टर्स तो अब नहीं आएंगे। नेक्स्ट मंथ अगर आपके मंथली टेस्ट होते हैं तो ये 3 चैप्टर्स नहीं आएंगे। फिर आपके इन 3 चैप्टर्स के अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको, डबल एंट्री सिस्टम, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, वो 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हैं। उसके अलावा रनिंग में हमारा चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपका 3 to 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी, यानी देखेंगे कौन सा चैप्टर है। ठहरो मैं बता ही देता हूं तुम्हें, 1 मिनट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद हमारा है नेक्स्ट चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 4 to 5 पेजेस का ही चैप्टर है। उसके बाद एक चैप्टर में आपको कराऊंगा जर्नल, वो मेनली आएगा आपका मंथली टेस्ट के अंदर। जर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके मंथली टेस्ट के लिए। तो नेक्स्ट मंथ के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जो बच्चे बिल्कुल अभी नए हैं क्लास के अंदर, जिन्होंने अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, आप बेटा वीडियोस देखोगे तभी आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे अच्छे से। मैं यही नहीं कहता डायरेक्ट समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ कुछ समझ में आएगा, प्रॉपर वे में समझ में नहीं आएगा। तो स्कूल का ऐप आप इंस्टॉल कीजिए अपने सेल फोन के अंदर, और आईडी पासवर्ड लेके जाइए स्कूल आके, और वीडियोस देखिए डेली बेसिस पे। नाइट में आप आराम से बैठ के 2 वीडियोस तो इजीली देख सकते हो, 40 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं है आपका एक, ठीक है ना। So that's all for today. Have a nice day to all of you. थैंक यू सर। Okay बेटा, बाय बाय। हाँ बेटा बोलो। सर आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन भेज दिया करो कभी कभी, 2-3